Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by Vishwas CA. I hope that you guys are doing great. आज इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऑडिट। 15 क्वेश्चंस मैंने पिकअप करे, उनको हम डिस्कस करेंगे। आप उन्हें 15 क्वेश्चंस कह सकते हो या फिर कंसेप्ट भी कह सकते हो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन क्या करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट पूछे गए हैं। येस, डेफिनेटली मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि कोई आपको बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर क्या आएगा, बट क्योंकि आपका सिलेबस इतना सारा है ना, आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने पढ़ी है फिर भी स्किप हो जाती है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पिकअप की गई जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो बार बार पूछी गई चीज़ें हैं एग्जाम्स के अंदर। तो अगर आपने ये वीडियो देखी 40-50 मिनट जितने का भी ये वीडियो बनेगा और उसमें से एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा और यही पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। मैंने कोशिश क्या करी है, अच्छा ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी इन केस अगर आपको चाहिए तो मैंने कोशिश क्या करी कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पिकअप किया है, राइट। अगर कोई चैप्टर बड़ा था, इंपॉर्टेंट था, तो वहां से मैंने 2 क्वेश्चन पिकअप करे। सो दिस इज हाउ दिस 15 क्वेश्चंस हैव बीन पिक्ड, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है। चैप्टर नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से या इससे दोस्तों से आप कह सकते हो बार बार पूछा जाता है, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आपको पता है कि ऑडिट के अंदर ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, एंड रीजन फॉर दैट इज ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है जिसकी वजह से वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है। और वो इनहेरेंट लिमिटेशन, कितनी लिमिटेशन हमने पढ़ी थी? 5 लिमिटेशन पढ़ी थी। सबसे पहला क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं कोशिश करूंगी मैं इंग्लिश में ही कीवर्ड्स बताऊं, इंग्लिश में ही कीवर्ड्स बोलूं अभी के लिए, ताकि वो याद रहे आपको एग्जाम के लिए। तो पहला लिमिटेशन क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए जजमेंट लेती है, और क्योंकि जजमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है तो हमेशा एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रहेगी। इसकी वजह से ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। दूसरा रीजन क्या हुआ? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। देखो, कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस भी होती हैं ऑडिट की, जिसकी वजह से ऑडिटर को एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलती। जैसे कि देखो, ऑडिटर ऑडिट करते वक्त मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो पॉसिबिलिटी है ना कि मैनेजमेंट या फिर अदर्स मतलब बाकी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑडिटर को प्रोवाइड ना करे इंटेंशनली अनइंटेंशनली कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो उन्होंने यूज करी है फाइनेंशियल्स बनाने के लिए। एंड फ्रॉड अगर आपकी मैनेजमेंट ने किया है तो फ्रॉड करने के बाद मैनेजमेंट उसको छुपाती भी है ना। फ्रॉड हमेशा इन्वॉल्व होता है, फ्रॉड के अंदर हमेशा इन्वॉल्व होती है स्कीम्स, और ऑडिट के अंदर आप फ्रॉड ढूंढने के लिए नहीं जाते हो। हमने पढ़ा था इसको, ऑडिट इज नॉट अ फ्रॉड डिटेक्शन एक्टिविटी। तीसरा लिमिटेशन क्या है? ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग। हम गलतियां ढूंढ रहे हैं वहां पे, बट हम इतना काम नहीं कर रहे जितना इन्वेस्टिगेशन के अंदर करते हैं। एक और लिमिटेशन बन जाती है जिसकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता। एंड ऑल्सो बैलेंस बिटवीन द टाइम एंड कॉस्ट। सो बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन की रेलिवेंस कम होती जाती है अगर टाइम ज्यादा लगता जाता है, तो ऑडिटर को क्या काम करना पड़ता है? विद इन अ डिफाइंड टाइम लिमिट अपनी ऑडिट को खत्म करना पड़ता है। और क्योंकि उसको एक टाइम लिमिट के अंदर ऑडिट को खत्म करना पड़ता है, तो वो कुछ ऑडिट प्रोसीजर ओमिट कर देता है, या कई बार वो कम अच्छे एविडेंस से सेटिस्फाई हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑडिटर हैज सेटिस्फाइड विद लेस पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंसेस। वो भी एक लिमिटेशन बन जाता है ऑडिट की। एंड लास्ट इज फ्यूचर इवेंट। बेसिकली जो हमने अदर फैक्टर्स पढ़े थे ना, 3-4 पॉइंट, उसी को ये फ्यूचर इवेंट कह रहे हैं, राइट। फ्यूचर इवेंट मतलब क्या? देखो, आज आपका गोइंग कंसर्न चल रहा है, बट जरूरी तो नहीं कि कल भी आपका एंटिटी कंटिन्यू करेगा एज अ गोइंग कंसर्न। सो फ्यूचर इवेंट और कंडीशन ऐसे हो सकते हैं विच में अफेक्ट एंटिटीज एडवर्सली, जिससे आपकी एंटिटी नेगेटिव वे में इम्फेक्ट हो सकती है। एडवर्स इवेंट एंटिटी को ही एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था अदर फैक्टर्स के अंदर। तो ये कुछ लिमिटेशंस है ऑडिट की, जिसकी वजह से ऑडिटर ऑडिट के अंदर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता। फिर जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पिकअप किया, वो क्वेश्चन पिकअप किया है ऐसे नंबर 300 से, चैप्टर नंबर 2। टॉपिक है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए पिकअप किया, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी फैक्टर्स हम पढ़ेंगे ना, इसके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स भी दिए हुए हैं ऐसे नंबर 300 में। तो फैक्टर्स मैं बताऊंगी, पॉइंट्स आप जाके पढ़ना उनके, है ना। तो सुनना भी मेरी बात। क्वेश्चन क्या है? तो जब ऑडिटर अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाता है तो कुछ तो उसको फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, तो वो फैक्टर्स कौन से होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो टोटल 5 पॉइंट हमने पढ़े थे। अच्छा, सबसे पहले एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि ऑडिटर अपनी स्ट्रेटजी बनाते वक्त क्या चीजें सेट करता है। तो उसको 3 चीजें सेट करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं STD ऑफ ऑडिट। 1 इज स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट।
तो ऑडिट का स्कोप डिसाइड करने के लिए ऑडिटर जब स्ट्रेटजी बनाएगा तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, जिसे हम फीचर कहते हैं एंगेजमेंट का। तो पहला फैक्टर ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा जब वो स्ट्रेटजी बना रहा है, ही विल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, ताकि वो ऑडिट का स्कोप डिफाइन कर पाए। दूसरा, उसको असर्टेन करने पड़ते हैं अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्यों? ताकि वो अपनी टाइमिंग डिसाइड कर पाए ऑडिट की, ताकि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन कैसा रहेगा वो डिसाइड कर पाए। तीसरा, डी मतलब क्या, डायरेक्शन। तो तीसरा फैक्टर भी डायरेक्शन के ऊपर ही है कि कहता है ऑडिटर कंसीडर करेगा वो सारे फैक्टर्स जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट है कि ये वाले फैक्टर्स तो आपको कंसीडर करने चाहिए ताकि आप अपने एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को डायरेक्शन दे पाओ। एंड आपको पता है कि कुछ तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है जो ऑडिटर को परफॉर्म करनी पड़ती है ना। वो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो आपने परफॉर्म करी, जिसको हम कहते हैं 2 एक्टिविटी ऐसे नंबर 220 की, एक एक्टिविटी ऐसे 210 की, है ना, उनके जो रिजल्ट मिले उनको भी ऑडिटर कंसीडर करेगा। लास्ट फैक्टर जिसको ऑडिटर कंसीडर करेगा दैट इज एनटीई ऑफ द रिसोर्सेज, कि मुझे कितना रिसोर्सेज चाहिएगा टू परफॉर्म दिस ऑडिट एंगेजमेंट। अब क्या है, जब आप स्ट्रेटेजी वाला टॉपिक खोलोगे ना तो इस वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट के भी एग्जांपल्स है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के भी एग्जांपल है, ये आप एक बार पढ़ लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अलग से बन सकता है। आगे चलेंगे, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन ऐसे नंबर 265 से है और क्वेश्चन है इंडिकेटर ऑफ डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। सो ऐसे नंबर 265 टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज टू द मैनेजमेंट TCWG। तो यहाँ पे ना टोटल 6-7 पॉइंट लिखे हुए हैं कि जब आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करते वक्त क्या आपको ऐसा दिखाई दे सकता है जिन्हें हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, इंडिकेटर्स, जो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ यहाँ तो डेफिशिएंसी हो सकती है। तो कीवर्ड क्या दिखाई देगा आपको क्वेश्चन के अंदर जब आप ये पॉइंट लिखोगे, इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। और बहुत सिंपल पॉइंट है, क्या इनको याद कराने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो, जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। वो कंपोनेंट आप मुझे बताओ मैम। सबसे पहले कंपोनेंट था कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऑडिट कर रहे हो और आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं कि उसका जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना वो इनइफेक्टिव है, तो समझ लेना ये एक रेड फ्लैग है, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो सकती है कंट्रोल के अंदर। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट क्या पढ़ते हो मैम? एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सो अगर आपको एविडेंसेस मिल गए कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एब्सेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी एक इंडिकेशन है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। और तीसरा भी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ है कि एग्जिस्ट तो करता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बट इफेक्टिव नहीं है। मतलब आपको एविडेंसेस मिल गए दैट देयर इज इनइफेक्टिव एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, सच एज मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है रिस्क, जो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हो कि एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लेगा। अच्छा, और क्या आपने पढ़ा था मैम? और तो हमने ये पढ़ा था कि देखो चैप्टर नंबर 3 के अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क भी आते हैं। अच्छा, सो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मैनेजमेंट इज फेलिंग टू रिस्पोंड एप्रोप्रिएटली टू सिग्निफिकेंट रिस्क, कि मैनेजमेंट रिस्पोंड अच्छे से नहीं कर पा रही है सिग्निफिकेंट रिस्क को, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि डेफिशिएंसी हो सकती है। सो एविडेंसेस ऑफ इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट रिस्क। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपने गलतियां ढूंढ ली तो गलतियां ढूंढने से क्या होगा? अगर ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर ने वो गलतियां ढूंढ ली जिसको कंट्रोल डिटेक्ट नहीं कर पाई, तो ये भी एक इंडिकेटर है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हो और वहां पे आपको कोई डिस्क्लोजर दिखाई दे जाता है, मैनेजमेंट ने P&L के अंदर प्रायर पीरियड आइटम बुक किया हुआ है, तो ये क्यों किया होगा? क्योंकि पिछले साल गलती हो गई होगी आपसे, वो मिस हो गया होगा। यस, तो इस साल आपने उसको बुक कर दिया, तो इसका मतलब कंट्रोल वीक थे तभी तो गलती हुई। यस, एंड इसके साथ साथ अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से नहीं बना पा रही है, वो इनफेक्टिव है, तो भी ये एक इंडिकेटर होता है कि डेफिशिएंसी हो सकती है कंट्रोल के अंदर। आगे बढ़ेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एसे नंबर 505। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सिचुएशन क्या डिस्कस है, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगी, टू द पॉइंट, बट सिचुएशन क्या डिस्कस है, कंसेप्ट क्या डिस्कस है, वो हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ऐसे 505 टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू कंफर्मेशन। क्या आप कंफर्मेशन को यूज करते हो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए? यही है ऐसे 505। सो बेसिकली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऑडिटर मैनेजमेंट से कह रहा है कि आई वांट टू सेंड द कंफर्मेशन टू द डेटर, बट मैनेजमेंट कह रही नहीं आप इस डेटर को कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। तो ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज कर रही है टू परमिट द ऑडिटर टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू द सेलेक्टेड पार्टी बोले तो डेटर्स, तो ऑडिटर कैसे प्रोसीड करेगा इस गिवन सिचुएशन में? तो ऐसे नंबर 505 क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो ऐसे नंबर 505 ने बोला कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है ऑडिटर को टू सेंड द कंफर्मेशन, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? इंक्वायर करेगा टू द मैनेजमेंट अबाउट द रीजंस।
कि भाई आप क्यों मना कर रहे हो फॉर द रिफ्यूजल, और फिर आपको एविडेंसेस भी कलेक्ट करने पड़ेंगे कि अच्छा जो मैनेजमेंट रीजंस दे रही है वो वैलिड है, वो रीजनेबल है। और क्योंकि मैनेजमेंट ने आपको मना कर दिया है कि आप कंफर्मेशन नहीं भेज सकते, इसका मतलब आपका रिस्क भी बढ़ गया होगा, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट ने शायद कोई फ्रॉड किया होगा उस डेटर के साथ जो आपने सेल्स करी है, इसलिए वो मना कर रही है। तो ऑडिटर को इवेल्युएशन भी करनी पड़ती कि जो मैनेजमेंट मना कर रही है ना उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट के ऊपर, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्योंकि अगर आपका रिस्क रिवाइज होगा तो फिर आपको अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी रिवाइज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड ऑन दी एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की। एंड क्योंकि आप कंफर्मेशन नहीं बेच पाओगे तो नाउ ऑडिटर विल हैव टू परफॉर्म दी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बट इसके साथ साथ आपको रेफरेंस यहाँ पे ऐसे नंबर 260 की भी देनी पड़ेगी कि अगर मैनेजमेंट ने आपको कंफर्मेशन भेजने से मना कर दिया तो 260 के अंदर जब आप कम्युनिकेशन करते हो ना टीसीडब्ल्यूजी को अपने प्लान स्कोप ऑफ ऑडिट की, तब आप ये भी बताओगे। एंड क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो इसका मतलब आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लग गई है, तो आपको अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है एज पर एसए नंबर 705। तो कुल मिलाकर ये 3 स्टैंडर्ड की रेफरेंस इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी। 1505 की वो एक रेफरेंस आएगी, 260 की एक रेफरेंस आ जाएगी एसए नंबर 705 की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम टेकअप करेंगे और ये क्वेश्चन 230 का है। देखो ऑल्दो 230 अपने आप में एक सिंपल स्टैंडर्ड है और मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के पिकअप किया क्योंकि क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक बार आपका बन गया, वर्किंग पेपर आपने बना लिए, उसके बाद आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते एक्सेप्ट सम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करना इज अलाउड। तो क्वेश्चन ये है कि वो आप एग्जांपल दे सकते हो उन सारे चेंजेस के जो चेंजेस करना अलाउड है। यस, ये नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं उन चेंजेस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस है जिन्हें आप कर सकते हो। नंबर 1, जैसे कि अगर कोई सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन है, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन बोले तो अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन, उसको आप डिलीट कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो। दूसरा, अपने वर्किंग पेपर्स को आप सॉर्ट कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं सॉर्टिंग करना, कोलेटिंग करना, क्रॉस रेफरेंसिंग आप डाल सकते हो, साइनिंग करवा सकते हो कंप्लीशन चेकलिस्ट के ऊपर ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस। हाँ, अगर आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया था, कोई एविडेंसेस आपने कलेक्ट कर लिए थे, कोई डिस्कशन आपने कर ली थी बट आपने फाइल के अंदर नहीं लगाई थी, अब आप उसको लगा सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड, अग्रीड विद द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बट ये कोई नया प्रोसीजर आप परफॉर्म नहीं कर रहे होने चाहिए, क्योंकि जब आप असेंबली करने के लिए बैठते हो ना वर्किंग पेपर्स की, उस टाइम पे कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता ऑडिटर कि कोई नई कंक्लूजन अपने वर्किंग पेपर्स में वो ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कारो के ऊपर है। सबसे पहले में इसके नीचे वाला एक और क्वेश्चन था कहीं पे, तो आई थिंक यस, क्वेश्चन नंबर 8 ये लेना चाहूंगी। कारो की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि कारो किन किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे इसने ऐसा केस स्टडी बनाया हुआ है कि एक पर्सन है जो कह रहा है कि कारो स्मॉल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, दिस एंड दैट। तो कंसेप्ट क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है कि कारो हर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन नंबर 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बट कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि एक बैंकिंग कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, 1 पर्सन कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, एंड यस सेक्शन 8 स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन नंबर 85 इसके ऊपर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये मैं मेंशन करना चाहूंगी, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखकर जाना, क्योंकि स्मॉल कंपनी आपके लॉ के पेपर के अंदर भी है, तो वो टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल है ना, उसके क्राइटेरिया के ऊपर आपको कुछ तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो स्मॉल कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके ऊपर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता। तो छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोले तो एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो किसी भी पब्लिक कंपनी का ना तो सब्सिडी कंपनी है ना तो होल्डिंग कंपनी है, एंड जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती। 3 कंडीशन क्या पड़ी थी, पेड अप शेयर कैपिटल, तो एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडी कंपनी नहीं है, होल्डिंग कंपनी नहीं है, और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करती है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इन सरप्लस एक्सीड नहीं करते हैं 1 करोड़ रुपए से, और ये 1 करोड़ आप कब देखोगे, बैलेंस शीट डेट के ऊपर। एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका टोटल बोरोइंग एक्सीड नहीं करता है 1 करोड़, टोटल बोरोइंग किससे, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और कब देखोगे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एंड जिसका
टोटल रेवेन्यू एक्सीड नहीं करता 10 करोड़ से, एंड ये टोटल रेवेन्यू आप कब देखोगे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके ऊपर भी अलग से ये जो अभी हमने 5वां पॉइंट पढ़ा ना कि कारो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ये जो लिमिट अभी मैंने बोली पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल बोरोइंग्स, टोटल रेवेन्यू, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अलग से बन सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने कारो का पिकअप किया है एंड वो कारो की रिपोर्टिंग के ऊपर है। आपको पता है कि पैरा नंबर 3 में काफी सारे मैटर्स है, 21 मैटर्स है जिनके ऊपर कारो में रिपोर्ट किया जाता है। उसी में से एक मैटर क्या है, क्लोज नंबर 2, तो मैंने वहां से क्वेश्चन पिकअप किया है, राइट, क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्लोज है इस वजह से। सो पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 2 कहता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कुछ चीजों के ऊपर, और वो 2 एस्पेक्ट है जिसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट करता है। नंबर 1, आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी मैनेजमेंट कर रही है रीजनेबल इंटरवल के ऊपर। फिजिकल वेरिफिकेशन, यहां पे किसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की बात हो रही है, इन्वेंट्री की। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने करी है तो ऑडिटर ये भी बताता है कि मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर परफॉर्म करे फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, जितना इन्वेंट्री कवर किया फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, क्या वो एप्रोप्रिएट है। और अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन मिली और वो फिजिकल वेरिफिकेशन आपने करी और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जितना इन्वेंट्री था और फिजिकल रिकॉर्ड के अंदर आपको जितना इन्वेंट्री मिला, क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी मिली, कोई डेविएशन मिली, और अगर डेविएशन मिली तो अगर वो 10% से ज्यादा की है तो भी आपको कारो में रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या इस डिस्क्रिपेंसी को मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डील किया या नहीं डील किया। दूसरा एस्पेक्ट जो क्लोज नंबर 2 में रिपोर्ट होता है वो होता है कि क्या आपकी कंपनी ने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो ये साल में कभी भी अगर आपने ऐसा किया है तो क्या किया है, कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट ली है जिसका अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा का है, और ये 5 करोड़ आपको इन एग्रीगेट देखना पड़ता है। इन एग्रीगेट का मतलब क्या कि अगर आपने एक बैंक से 2 करोड़ ले लिया, दूसरे बैंक से 4 करोड़ ले लिया, तो 6 करोड़ हो गया, तो भी कारो की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, मतलब ऑडिटर का रिपोर्ट करने का एप्लीकेबिलिटी इधर आ जाएगा। तो आप क्या रिपोर्ट कर रहे हो सेकंड क्लोज के अंदर कि क्या आपकी कंपनी की मैनेजमेंट ने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करवाई है क्या जिसका अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा का है, और ये कहां से लिया है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कैसे लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ एसेट। अगर ऐसा है तो आप रिपोर्ट क्या करोगे कि क्या कंपनी क्वार्टरली रिटर्न्स, तो ये फाइल करना पड़ता है आपको, क्वार्टरली रिटर्न स्टॉक स्टेटमेंट जो वहां पे बैंक के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फाइल कर रही है, और जो फाइनेंशियल्स के अंदर आपका इन्वेंट्री का पोजीशन शो रहा है क्या वो सेम है, और अगर सेम नहीं है तो फिर आप उसको बताओगे। तो उसने क्या बोला, वेदर द क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन अग्रीमेंट, मतलब वो सेम है विद दैट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी, और अगर नहीं है तो आप बताओगे, इफ नॉट यू विल गिव द डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, ध्यान से सुनना, ये मॉडिफिकेशन के ऊपर है, सिंपल क्वेश्चन है बट ये भी आता है आपके लेवल पे। सो ऐसे नंबर 705 टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन ऑडिट ओपिनियन। तो 3 टाइप के हमारा मॉडिफिकेशन हो सकता है, या तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, या तो एडवर्स देगा, या तो डिस्क्लेमर देगा। आपको बताना ये है कि क्वालिफाइड ओपिनियन कब जाएगा, एडवर्स कब जाएगा, डिस्क्लेमर कब जाएगा। सो देखना, ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा 2 सिचुएशन के अंदर। नंबर 1, या तो उसको एविडेंसेस नहीं मिले या तो उसको एविडेंसेस मिल गए। तो पहला पॉइंट कहता है कि अगर ऑडिटर को एविडेंसेस मिल गए, मतलब हैविंग ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसके बेसिस पे उसने कंक्लूड कर लिया कि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है फाइनेंशियल्स के अंदर, बट मटीरियल मिस स्टेटमेंट तो है बट परवेसिव उनका इफेक्ट नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो। दूसरा, आप क्वालिफाइड ओपिनियन कब देते हो, जब आपको एविडेंसेस नहीं मिले। इफ द ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जिसके बेसिस पे वो ओपिनियन दे पाता, तो मतलब उसको पता ही नहीं कि भाई गलतियां कितने अमाउंट की है। तो जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, अगर ऑडिटर को लगता है कि उनका पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल हो सकता है, कुड बी मटेरियल बट परवेसिव नहीं हो सकता, तो फिर वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, राइट। तो ये दूसरा सिचुएशन क्या हुआ, जब उसको एविडेंसेस नहीं मिले। अच्छा, एडवर्स ओपिनियन कब आप देते हो, एडवर्स ओपिनियन का मतलब होता है कि ऑडिटर कंप्लीटली क्लियर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट। और ये आप तब दोगे जब आपको एविडेंसेस मिले हैं एंड ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि जो मिस स्टेटमेंट उसको मिली है वो मटेरियल है और उनका इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट परवेसिव है। यही लिखा हुआ है, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन कब, जब ऑडिटर को एविडेंसेस मिले, हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, कंक्लूड करता है कि मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली एक गलती अपने आप में मटेरियल है या कलेक्टिवली मटेरियल है और उनका इंपैक्ट भी परवेसिव है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लेमर आप कब इशू करते हो, डिस्क्लेमर आप तब इशू करते हो जब आपको एविडेंसेस नहीं मिले। ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन व्हेन ही इज नॉट एबल टू ऑब्टेन द एविडेंसेस, राइट। इसके साथ साथ क्योंकि वो गलतियां नहीं ढूंढ पाया, ऑडिटर को लगता है कि जो गलतियां मैं नहीं ढूंढ पाया, अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, उनका इंपैक्ट कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव।
तो उनका इंपैक्ट क्या हो सकता है, कुड बी मटीरियल बोथ एंड परवेसिव, तो वो डिस्क्लेमर इशू करता है। एंड जब भी आप ओपिनियन देते हो तो उसके नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन का पैराग्राफ जाएगा। आपके पास टाइम है तो आपका ये होमवर्क रहेगा अभी भी कि आप जाके इनका रिस्पेक्टिव बेसिस ऑफ ओपिनियन का पैराग्राफ जब जाएगा ना, जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन आपने दिया तो उसके नीचे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ, आपने एडवर्स ओपिनियन दिया तो उसके नीचे बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन का पैराग्राफ, वो जाके एक बार देखना उसकी वर्डिंग क्या है। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन मैं इधर डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन का एसेंस है उसके ऊपर आ जाती हूँ। सो क्वेश्चन का एसेंस क्या है, आएगा एग्जाम में तो आप समझ जाओगे, कंसेप्ट के ऊपर आप आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो आपके बैंक से किसी ने सीसी लिमिट ली है या ओडी लिमिट लिया है, तो हम बैंक के केस में एसेट क्लासिफिकेशन चेक करते हैं ऑडिटर कि भाई तुमने एसेट को एनपीए क्लासिफाई किया या नहीं किया। तो हमने कुछ एनपीए के नॉर्म्स पढ़े थे कि आप किसी भी एसेट को एनपीए कब क्लासिफाई करोगे, है ना। तो हमने अलग अलग देखा था। क्या सबसे पहले तो अपना जर्नल नॉर्म्स क्या था कि अगर किसी भी लोन के रिगार्डिंग में, जिसको हम एसेट कहते हैं बैंक के पर्सपेक्टिव से, 90 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया और आपको ईएमआई नहीं मिला, प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं आया, या इंटरेस्ट में बोरोवर ने डिफॉल्ट करते तो वो अकाउंट अब एनपीए हो गया है। और एक बार जब अकाउंट एनपीए हो गया था तो हमने अंडरस्टैंड किया था, फिर वो अकाउंट आपका स्टैंडर्ड कैटेगरी से गिर के सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला जाता है और प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर अलग अलग लगना शुरू हो जाती है ना। क्वेश्चन यहाँ पे है, ये पूछ रहा है कि सीसी लिमिट और ओडी के केस में एनपीए कब बनेगा। इधर थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना अलग रहता है। तो देखो अगर किसी बैंक ने किसी बोरोवर को सीसी लिमिट दिया है ना, या फिर किसी बोरोवर को उसने ओडी दिया है, तो उसमें अगर आपका वो सीसी लिमिट या ओडी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, आई एम यूजिंग अ वर्ड दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, तब वो एनपीए बन जाता है। और आउट ऑफ ऑर्डर वो कब होगा, अगर वो तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करते। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते नहीं, तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करते। तो उसने क्या बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एसेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स है ना, तो वहां पे ये बोला गया है कि अगर कोई अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, ये अकाउंट मतलब कोई ओडी का अकाउंट, कोई सीसी का अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहता है ना, तो फिर उसको हम एनपीए मान लेते हैं। और फिर वो बता रहा है कि अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा, अगर उस अकाउंट के अंदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब उसका जो डेबिट बैलेंस है कॉन्टिन्यूसली, एक बार के लिए नहीं, कॉन्टिन्यूसली हमेशा आपकी सैंक्शन लिमिट और डीपी से ज्यादा है, तो फिर वो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है। या फिर आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो डीपी के अंदर है, इट इज विद इन द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर, बट कोई क्रेडिट नहीं हो रहे हैं, 90 दिन का टाइम पीरियड हो गया है, देयर आर नो क्रेडिट कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 डेज एज ऑन बैलेंस शीट डेट। ये क्रेडिट हो रहे हैं बट वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि जितना इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है उसको वो कवर कर पाए, और क्रेडिट्स आर देयर बट नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो उस अकाउंट को हम आउट ऑफ ऑर्डर बोल देते हैं। और अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है बेटा तो वो एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी मैं चाहूंगी आप दो और टाइप के एनपीए क्लासिफिकेशन देखो। एक तो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड जो लोन्स होते हैं, है ना, उसमें कैसे एनपीए क्लासिफिकेशन होता है, एंड एग्रीकल्चरल एडवांसेस के केस में कैसे एनपीए क्लासिफिकेशन होता है। ये अभी भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आगे चल रहे, प्रोविजनिंग वाला एस्पेक्ट मैं कवर करूंगी आगे जाके, तो प्रोविजन वाला आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10 और क्वेश्चन है एसक्यूसी 1 से। देखो एसक्यूसी 1 वैसे तो आपके लेवल पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एसक्यूसी 1 के अंदर हमने ना 6 एलिमेंट पढ़े थे, जिसमें से एक एलिमेंट क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअल ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो क्या होता है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहता है कि मेरा ये काम करोगे और सीए फर्म को, तो सीए फर्म उसका काम करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कंसिडर करना पड़ता है ना। वो चीज़ें क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। एंड इसके साथ साथ उसी में से अगर इंटीग्रिटी चेक करनी है आपको क्लाइंट की, तो कौन कौन सी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, देखना। जो मैंने हाईलाइट किया उतना पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट अपार्ट फ्रॉम द इंटीग्रिटी ऑब्टेनिंग सच वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट इज हेल्पफुल। तो जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है और वो कहता है मेरा काम कर दो, उस क्लाइंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। तो उन इन्फॉर्मेशन में से एक इंटीग्रिटी भी है और कुछ अदर मैटर्स भी है। तो क्वेश्चन पहले आपसे पूछ रहा है, देखो मल्टीपल रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या बोला, पहले तो वो बाकी के मैटर्स बताओ जो आप कंसिडर करोगे, और दूसरा which matters would be considered by the audit firm with regard to integrity of the client, कि जब तुम इंटीग्रिटी भी चेक करोगे ना तो कौन से which matters would be considered, तब तुम कौन से मैटर कंसिडर करोगे।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इंगेजमेंट से जुड़े हुए मैटर की कंसिडरेशन की बात कर रहे हो तो कोई भी फर्म एक्सेप्टेंस देने से पहले अपने क्लाइंट के बारे में, सही वर्ड होगा, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से होगा क्या, फर्म डिसाइड कर पाएगी क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसी है, उसकी कॉम्पिटेंस कैसी है, मतलब उस फर्म के पास कैपेबिलिटी है क्या, टाइम है क्या, रिसोर्सेज है क्या, एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या आप कंप्लायंस कर पाओगे एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ या नहीं। तो ये 3 चीजें आप डिसाइड कर पाते हो अगर आप क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। फिर हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए फर्म कौन कौन से मैटर्स कंसिडर करेंगे, नीचे उसके एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें से हमें कोई भी 6 पॉइंट लर्न कर लेने हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देखते हो कि ये जो भी आपके बिजनेस हैं, इनकी आइडेंटिटी, बिजनेस ओनर है, KMPs है, प्रमोटर है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी बोले तो ये है कौन, प्लस आपका क्लाइंट किस टाइप के बिजनेस के ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, क्या उसकी बिजनेस प्रैक्टिसेस है। सिर्फ आप इतना ही नहीं, आप ये भी देखते हो कि एटीट्यूड कैसा है आपकी TCWG का, मैनेजमेंट का, KMP का, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखते हो कि कहीं क्लाइंट एग्रेसिवली ये तो नहीं कह रहा कि आपको फी कम से कम रखनी है, whether the client is aggressively concerned about maintaining the fee as low as possible, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि भले ही क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए लेकिन पैसा हम कमी आपको देंगे तो इसका मतलब उसको क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं क्लाइंट आपके स्कोप को लिमिट तो नहीं कर रहा है, इंडिकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन द स्कोप, है ना। ऑल्सो आप ये भी देखोगे कि क्या आपको कोई ऐसा सर्कमस्टांस दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है जो ये शो कर रहा है कि हो सकता है क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है। आप ये भी देखते हो कि आपकी अपॉइंटमेंट क्यों हो रही है, द रीजन फॉर योर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, एंड पिछला जो ऑडिटर है उसकी रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुई है। तो इसमें से कोई भी 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। यही सारे एग्जांपल्स हैं, यही सारे वो मैटर्स हैं जिनको कंसिडर करके आपको ये पता लगता है कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसी है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन उठाया गया है चैप्टर नंबर 9 से, काफ़ी सारी एंटिटीज़ है वहाँ पे, डेफिनेटली पूरा सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट जो लास्ट टॉपिक है ना उसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपके पास टाइम और आपने नहीं किया है अभी भी, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला तो आप प्लीज़ डेफिनेटली कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का सेक्शन नंबर 79 है वहाँ से। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, कहता है कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर कब व्हेन एंड कैसे ये इंस्पेक्शन हो सकती है। मतलब आपको इंस्पेक्शन करवानी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अफेयर्स के अंदर, तो कौन से ग्राउंड के ऊपर कब आप इंस्पेक्शन करा सकते हो। तो सेक्शन नंबर 79 ही आता है। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को अगर एप्लीकेशन मिलती है, रिक्वेस्ट मिलती है, और रिक्वेस्ट भी किन से मिलती है, 1 2 3, इन 3 जगह से उसको रिक्वेस्ट आती है, तो उसकी मर्जी है, उसकी चॉइस है, डिस्क्रिएशन है, वो ऑर्डर पास कर सकता है इंस्पेक्शन करने का। अच्छा, कहाँ से एप्लीकेशन आ रही है, या तो फेडरल कोऑपरेटिव से आपको रिक्वेस्ट आ रही है। फेडरल कोऑपरेटिव कौन सा, जहां पे भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एफिलिएटेड है, या किसी क्रेडिटर से आ रही है आपको ये रिक्वेस्ट, या जो आपके मेंबर्स हैं ना बोर्ड के, वो 1/3 मिलके आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को, या फिर जो सोसाइटी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है सोसाइटी के, वो एटलीस्ट 1/5 रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, क्रेडिटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1/3 बोर्ड के मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1/5 सोसाइटी के मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फेडरल कोऑपरेटिव रिक्वेस्ट करें जहां से आपका इस सोसाइटी एफिलेटेड है। अगर इनमें से किसी ने भी रिक्वेस्ट करी सेंट्रल रजिस्ट्रार को, फिर उसकी मर्जी है, उसकी डिस्क्रिएशन है कि वो ऑर्डर पास कर सकता है। तो कैसे आप इंस्पेक्शन कराओगे, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑर्डर पास कर सकता है। वो ऑर्डर जनरल ऑर्डर भी हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर भी हो सकता है राइटिंग के अंदर। तो वो इंस्पेक्ट खुद भी कर सकता है और किसी और पर्सन को भी वो डायरेक्शन दे सकता है कि तू इंस्पेक्शन कर दे। इंस्पेक्शन कहाँ पे होगी, किन चीज़ों में होगी, इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट सोसाइटी, ये बनी कैसे है, वर्किंग कंडीशन इसकी कैसे है, फाइनेंशियल कंडीशन इसकी कैसे है। बट हाँ, अगर आप इंस्पेक्शन का ऑर्डर पास करोगे तो उस सोसाइटी को आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सो कोई भी इंस्पेक्शन नहीं हो सकती अनलेस आपने 15 डेज का, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, एक ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ है। सो उसमें क्या, उनको आप एक 15 दिन का एक नोटिस देके बोलते हो कि आप मुझे रीजन बताओ कि आपकी इंस्पेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही मैंने पिकअप किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है कि आपके अकॉर्डिंग, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का सेक्शन नंबर 72 है, वहाँ पे कुछ लोगों को ना डिस्क्वेलीफाई किया गया है कि ये सारे लोग तो ना इस सोसाइटी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते।
तो इसके ऊपर ना 4 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और क्योंकि लिमिट है तो इसके ऊपर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो वो कौन कौन से लोग हैं जिनको अलाउड नहीं है टू डू दी ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपने कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 141 की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी है ना, तो वैसे वैसे ही आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती, या कोई भी ऑफिसर है, मतलब आपके क्लाइंट का ही कोई बंदा है जो आपके क्लाइंट की एम्प्लॉयमेंट में है, सो एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फिर वो ऑडिट नहीं कर सकता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। या कोई और पर्सन जो मेंबर है, मतलब इस ऑफिसर और एम्प्लॉय का मेंबर है, या इन ऑफिसर और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है ना, तो ये भी ऑडिटर नहीं बन सकता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। या अगर कोई पर्सन ने उधारी ली है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, एनी पर्सन हु इज इंडेटेड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई हुई है ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन, है ना, और उसका अमाउंट कितना है इंडेटनेस का यहाँ पे एक्सीडिंग ₹1000, ऐसे लो में तो 5 लाख का है, यहाँ पे कितना है 1000 रुपए का, तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अच्छा, आगे बढ़ना चाहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है एफएसएलआई का। इनफैक्ट आने वाले अगले 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से मैंने पिकअप करे हैं, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको वेरिफिकेशन करनी है ट्रेड रिसीवेबल्स की। सो हमारा एफएसएलआई क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल। असर्शन कौन सी जिसको आप वेरीफाई करोगे, असर्शन हो गई वैल्यूएशन। तो ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, आपको वो प्रोसीजर बताने हैं। इसमें से मैं तो बोल दूंगी सारे पॉइंट, बट आपको एनी 6 पॉइंट लर्न करने हैं। तो वैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट के अंदर जितने अमाउंट का डेटर बुक हो रहा है, वो कितना आपने जितना बुक किया वो ठीक है या नहीं, ये आपको बताना है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि डेटर की जो वैल्यू है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। मैम, एक तो प्रोविजन से अफेक्ट हो सकती है ना। तो सबसे पहले आप ना चेक कर लो कि मैनेजमेंट कंपनी क्या कौन सा प्रोसेस फॉलो करती है, जिसको मैं कहती हूँ कंपनी की कंट्रोल क्या है, ये ड्राइव करने के लिए कि अलाउंस कितना बनना चाहिए। अलाउंस बोले तो प्रोविजन कितना बनना चाहिए। तो पहले आपने कंपनी का प्रोसेस समझ लिया। तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, जैसे कि क्या मेथड आप फॉलो कर रहे हो, है ना, और वो मेथड आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो या नहीं। पिछले साल भी आप इसी मेथड को फॉलो कर रहे थे, इस साल भी आप इसी मेथड को फॉलो कर रहे हो, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर से आप एक काम ये भी कर सकते हो, मैनेजमेंट से ना एजिंग रिपोर्ट शेड्यूल होता है, एजिंग रिपोर्ट या एजिंग शेड्यूल होता है, वो आप ऑब्टेन कर लो। अच्छा, इसके साथ साथ आप लिस्ट ऑफ डेटर देख लो कि कौन से ऐसे डेटर है जो अंडर लिटिगेशन है, और उसका कंपैरिजन करो पिछले साल से। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पिछले साल अगर किन्हीं डेटर के साथ आपका लिटिगेशन चल रहा था, तो उधर प्रोविजन कम बन रही होगी, इस साल ज्यादा बन रही होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अब एडवर्स चांसेस बढ़ गए कि वो डेटर अब डिफॉल्ट कर सकता है, मतलब वहां से आपको पैसा नहीं आने वाला है, वो बैड डेट हो सकता है। तो जितना भी डेटर आपका लिटिगेशन के अंदर है, वो स्पेसिफिकली उसकी डिटेल और उसकी प्रोविजन आपको चेक करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ वो सारे डेटर्स के ऊपर आप फोकस करो जो आपको लगता है कि एज एन ऑडिटर ये सारे डेटर डाउटफुल है, बट मैनेजमेंट ने प्रोविजन नहीं बनाई, तो फिर मैनेजमेंट से रीजन पूछो कि आपने प्रोविजन क्यों नहीं बनाई। स्क्रूटाइज एंड एनालाइज एंड आइडेंटिफाइज दोज डेटर जो आपको डाउटफुल लग रहे हैं, एंड डिस्कस विद द मैनेजमेंट अबाउट द रीजंस कि क्यों आपने प्रोविजन नहीं बनाई है। एंड ऑल्सो चेक करो कि आपकी मैनेजमेंट ने जो प्रोविजन बनाई है वो एप्रोप्रिएट रेट के ऊपर तो बनाई है ना, कंसीडरिंग कितना रिकवरेबिलिटी उसके हिसाब से आप प्रोविजन बना रहे हो, अंडर प्रोविजनिंग तो नहीं करी आपने ज्यादा वैल्यू दिखाने के लिए। एंड ऑल्सो आप शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बेड डेट बना लो कि भाई बेड डेट में कोई रिकवरी तो नहीं हुई है, वो सारी चीजें। और अगर कोई भी अकाउंट राइट ऑफ हुआ है, कोई डेटर कोई भी आपने राइट ऑफ किया है, कोई बेड डेट हो गया है, तो आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर निकाला है, तो विद अथोराइजेशन वो राइट ऑफ हुआ है या नहीं हुआ, ऑडिटर ये चेक करेगा। तो बहुत सिंपल पॉइंट है ये। देखो, मैं इसको समराइज कर रही हूँ एक बार फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। तो सबसे पहले आपको कंपनी का प्रोसेस रिव्यू करना है कि कंपनी कौन से मेथड फॉलो करती है अलाउंसेस बनाने के लिए, कंसिस्टेंसी उसकी चेक करती है। दूसरा, आप देख लो कि कोई ऐसे डेटर तो नहीं है जो आपको लगता है कि डाउटफुल है बट मैनेजमेंट ने प्रोविजन नहीं बनाई, वो सारे डेटर की लिस्ट ले लो जो अंडर लिटिगेशन है। एजिंग का रिपोर्ट ले लो, जावे सारे डेटर आ रहे हैं, मैनेजमेंट ने जो प्रोविजन बनाई है वो सही रेट से तो बनाई है, ये आप चेक कर लो, है ना। जितना भी बेड डेट राइट ऑफ हुआ, क्या वो बेड डेट राइट ऑफ हुआ अथॉरिटी के साथ, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने उसका सैंक्शन दिया। 6 पॉइंट चाहिए, 6 पॉइंट आपके बन गए। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एफएसएलआई के ऊपर ही है, और ये वाला क्वेश्चन कौन सी एफएसएलआई के ऊपर है, इट इज अबाउट द पीपीई, है ना। सो पीपीई की भी आपको इधर 2 असर्शन के ऊपर हम काम करेंगे। एक असर्शन क्या है, वन असर्शन इज आपको वैल्यूएशन वेरीफाई करनी है, और दूसरा असर्शन है ऑडिटर को राइट एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई करना है। तो कैसे आप पीपीई का वैल्यूएशन वेरीफाई करोगे, कैसे आप
पीपीई का राइट एंड ऑब्लिगेशन, इस असर्शन की टेस्टिंग करोगे। दिस इज योर क्वेश्चन, है ना। ऑल्दो आपने किया होगा इसको, नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं करा देती हूँ। ये मैंने टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चंस डाले हुए हैं वहाँ पे पीपीई की डिस्कशन में ये क्वेश्चन आपका कवर हुआ था। तो सबसे पहले अब आप मुझे बताओ कि किसी भी पीपीई को मान के चलते अभी के लिए एक मशीनरी, उसका जो वैल्यू है वो किससे अफेक्ट हो सकता है? तो पहली चीज है डेप्रिसिएशन से अफेक्ट हो सकता है। तो ठीक है, अब वेरीफाई कर लो कि क्या एंटिटी ने चार्ज किया है डेप्रिसिएशन ऑन ऑल द आइटम ऑफ द पीपीई, कि जितने भी पीपीई है सबके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, अनलेस कोई पीपीई का आइटम नॉन डेप्रिशिएबल है। डेफिनेटली अगर वो कोई लैंड वगैरह तो उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो मतलब पहला एस्पेक्ट आपने क्या वेरीफाई किया, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया या नहीं किया। दूसरा, आप ये भी देख लो कि किस मेथड से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन का मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है तो भी तो आपकी वैल्यूएशन अफेक्ट हो सकती है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का अप्रोप्रिएट मेथड मतलब क्या? तो डेप्रिसिएशन का मेथड वो होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे कि किस पैटर्न के अंदर ये जो पीपीई है इससे आप बेनिफिट एक्वायर करोगे। सो एसेस दैट डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड, कि जो भी डेप्रिसिएशन मेथड मैनेजमेंट यूज कर रही है वो रिफ्लेक्ट करता है पैटर्न इन विच asset future economic benefit are expected to be obtained by the entity। अच्छा, वो SLM हो सकता है, वो WDV हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो मेथड सही है या नहीं आप ये चेक कर रहे हो। तीसरा, इंपेयरमेंट आप देख लो कि पीपीई के ऊपर इंडिया नहीं AS28 का इंपेयरमेंट तो नहीं लग रहा, और अगर इंपेयरमेंट लग रहा है तो चेक करो वेदर मैनेजमेंट हैज डन द इंपेयरमेंट टू द पीपीई और नॉट। तो ये 3 पॉइंट बन के आपके, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही अगर आपको राइट एंड ऑब्लिगेशन, ओनरशिप को चेक करना है। ओनरशिप का मतलब क्या हो गया, आपके बैलेंस शीट के अंदर मैनेजमेंट ने डेबिट साइड के ऊपर, एसेट साइड के ऊपर पीपीई दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब आपकी एंटिटी ये कहना चाह रही है कि इसका इस एसेट के ऊपर मेरा ओनरशिप है, तभी ये मेरी बैलेंस शीट में आ रहा है। यस, ऑडिटर को यही वेरीफाई करना है कि जितना भी पीपीई आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है क्या सही में आपकी एंटिटी का उसके ऊपर ओनरशिप है या नहीं है। तो ओनरशिप चेक करने का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है टाइटल डीड को चेक कर लेना, है ना। उसी से जुड़े हुए इसने 2-3 पॉइंट बनाए हैं। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अगर आपने कोई भी नया एसेट साल में एक्वायर किया तो उसका परचेज इनवॉइस किसके नाम पे होना चाहिए? कंपनी के नाम पे होना चाहिए। तो पहले आप यही चेक कर लो, अगर कंपनी के नाम पे परचेज इनवॉइस है तो इसका मतलब आपके नाम पे ओनरशिप है। तो उसने क्या बोला कि यस, आप वैसे तो सबसे पहले प्रोसीजर परफॉर्म करोगे टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ एडिशन टू द पीपीई। तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या हो गया कि जितना भी पीपीई आपने ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया आप चेक कर लो कि उतना आपने पीपीई में ऐड कर दिया, वो काम आपको करना है। उसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट ऑडिटर वाइल परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ एडिशन शुड ऑल्सो वेरीफाई। ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला जो राइट एंड ऑब्लिगेशन से जुड़ा हुआ है, तो जब वो पीपीई को वेरीफाई करेगा तो क्या करेगा, उसको चेक करना है, ये अपना पॉइंट है। ही हैज टू वेरीफाई दैट ऑल द पीपीई परचेज इनवॉइस आर इन द नेम ऑफ एंटिटी, दैट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट ऑल द एडिशन व्हिच आर मेड टू द पीपीई, उनके इनवॉइस किसके नाम पे हैं? एंटिटी के नाम पे है। दैट शोज एंटिटी हैज लीगल ओनरशिप टू दैट पीपीई। अच्छा, दूसरा, अगर आपने कोई लैंड और बिल्डिंग बाय किया इन पर्टिकुलरली, तो मतलब इसे स्पेसिफिक एसेट ये बोल दिया कि अगर आपने स्पेसिफिकली लैंड और बिल्डिंग किया तो उसका टाइटल डीड आप चेक कर लोगे। ऑडिटर शुड चेक दी कन्वेंस डीड या सेल डीड टू वेरीफाई वेदर एंटिटी का लीगल राइट है उसके ऊपर, यानी वेदर द एंटिटी इज लीगल ओनर और नॉट। तीसरा, ऑडिटर हमेशा इंसिस्ट करेगा कि मुझे ना कॉपी नहीं चाहिए, ओरिजिनल टाइटल डीड दो। सो ही शुड ऑल्सो इंसिस्ट एंड वेरीफाई ओरिजिनल टाइटल डीड फॉर ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ऑन बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट के ऊपर जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रहे हैं उनका टाइटल डीड आप चेक करो कि कंपनी के नाम पे है या नहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपकी कंपनी ने लोन लिया होता है और उस लैंड बिल्डिंग को आपने मोर्टगेज रख दिया, गिरवी रख दिया बैंक के पास, तो फिर टाइटल डीड किसके पास होंगे? लेट्स से बैंक के पास होंगे, तो फिर आप वहां से कंफर्मेशन मंगवा लो। तो कहता है इन केस एंटिटी हैज गिवन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, क्या आपकी कंपनी ने इसको एज अ सिक्योरिटी दिया है फॉर एनी बोरोइंग्स एंड ओरिजिनल टाइटल डीड्स आर नॉट अवेलेबल विद द एंटिटी, क्योंकि ये किसके पास अवेलेबल होंगे? जिसने आपको लोन दिया है। तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा एंटिटी से कि मुझे कंफर्मेशन मंगवानी है टू वेरीफाई द ओनरशिप। एंड लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई चार्ज क्रिएट होकर रखा है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर तो आपकी कंपनी का रजिस्टर मेंटेन करनी होगी, रजिस्टर ऑफ द चार्जेस, उसको आप वेरीफाई कर लो। तो पॉइंट देखो क्या आया, एक पॉइंट तो अपना आया इनवॉइस कंपनी के नाम पे होना चाहिए, टाइटल डीड आप कन्वेंस डीड अगर आपने कोई बाय किया तो वो वेरीफाई कर लो। जितने भी पीपी बैलेंस शीट डेट के ऊपर आ रहे हैं उनको आप सबको स्क्रूटनी कर लो, ठीक है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कहीं पे लोन लिया है वो वहां पे रखा हुआ है तो उधर कंफर्मेशन भेज दो, टाइटल डीड अगर बैंक के पास है उसको कंफर्मेशन भेज दो। एंड लास्ट पॉइंट इज कि अगर किसी पीपीई के ऊपर आपने चार्ज क्रिएट किया है तो ऑडिटर विल वेरीफाई द रजिस्टर ऑफ द चार्जेस व्हिच इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द एंटिटी।
ठीक है, तो हमने FSLI के 2 मैंने आइटम पिकअप करे हैं एंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये प्रोविजनिंग का है, बैंक ऑडिट से, बैंक से, ऑडिट ऑफ बैंक वाले चैप्टर से। तो प्रोविजन कितना बनना चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर कोई सब स्टैंडर्ड एसेट है उधर प्रोविजनिंग रहती है 15% की, है ना। और अगर कोई डाउटफुल एडवांस है तो उसमें प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी रहती है। तो जितना भी आपका सिक्योर्ड पोर्शन है और अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो अलग अलग रहेगा उसका। और क्वेश्चन यही था कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन से कोई प्रोविजनिंग में डिफरेंस आता है या नहीं आता है, आता है, डेफिनेटली आता है। सो अगर डाउटफुल हो गया आपका कोई, है ना, डाउटफुल में भी अपनी कैटेगरी बनी हुई है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। जितना भी अनसिक्योर्ड पोर्शन है अगर डाउटफुल है तो प्रोविजनिंग 100% ही बनेगी, सिंपल। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको सुनना, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया था, मतलब इसको बैंक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर किसी बैंक ने लोन दिया था किसी कस्टमर को 100 लाख रुपए का, उस 100 लाख में से 80 लाख सिक्योर्ड है और 20 लाख अनसिक्योर्ड है, ठीक है। अब ये इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये लोन का, मान के चलते कि इतना अभी तक पैसा आया नहीं है और अब ये डाउटफुल 1 की कैटेगरी में, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा बताओ कितना प्रोविजन आप बनाओगे, अमाउंट पूछ रहा है वो आपसे क्वेश्चन में। तो जो ये 80 लाख है ना, इसके ऊपर तो सिक्योर्ड पे तो बनेगा 25% का, और ये बन जाएगा 20 लाख के ऊपर 100% का। तो अब 80 लाख का 25% निकाल लो कितना आता है, और ये 20 लाख ही आएगा, और इसको आप ऐड कर दोगे, जितना आएगा ये टोटल प्रोविजनिंग आपकी आ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अगर वो डाउटफुल हो गया है और वो अनसिक्योर्ड पोर्शन के अंदर पड़ा हुआ है, अनसिक्योर्ड आपका लोन है, तो 100% प्रोविजन बनेगा। और डाउटफुल 1 की कैटेगरी है, सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 25%, डाउटफुल 2 की कैटेगरी सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 40%, और अगर डाउटफुल 3 है तो वो 100% ही प्रोविजन बनेगा। और अगर कोई लॉस एसेट है तो भी 100% ही प्रोविजन बनेगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस। सो दिस वॉज योर एंटायर डिस्कशन ऑफ 15 क्वेश्चंस। एज आई टोल्ड यू कि कोई भी आपको कंप्लीट लिस्ट तो कभी दे नहीं पाएगा, बट हाँ ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, बैंक ऑडिट का ही है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो कर लेते हैं। सो बैंक ऑडिट के केस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं उसमें एनपीए क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स क्या है ये डिस्कस करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इनफैक्ट मैं बोलूँगी स्टेट गवर्नमेंट के केस में भी क्या रहता है ये एनपीए क्लासिफिकेशन। तो सुनना, ये प्रोविजन कैसे चलते हैं कि आप किसी भी बैंक के पास गए, है ना, इसके ऊपर ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर खाली समझ में भी आए तो भी हो जाएगा। सो आप किसी बैंक के, आप ऑडिट किसी कर रहे हो बैंक की, सो बैंक के पास कोई आता है, बैंक ने आपको लोन दिया है कस्टमर को, बट उस लोन को लेकर गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। सो अगर लोन को लेकर गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अगर लोन को लेकर गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो इस एडवांस को हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस, है ना। तो वैसे तो अपना नॉर्म्स क्या चलता है कि 90 दिन का 90 डेज से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है, आपको ईएमआई नहीं मिला, इंटरेस्ट नहीं मिला, तो एनपीए क्लासिफाई कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो चाहे 90 दिन का टाइम पीरियड हो जाए, साल का टाइम पीरियड हो जाए, 2 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए, ये एनपीए क्लासिफाई नहीं होगा नोट, जब तक अनलेस गारंटी इज रेप्यूटेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गारंटी इज रेप्यूटेटेड का मतलब क्या होता है कि उसने अपनी गारंटी हटा ली है, तो जब तक गारंटी है तब तक ये अकाउंट एनपीए क्लासिफाई नहीं होगा, राइट। और मैम अगर ऐसी ही गारंटी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट एडवांसेस के केस में तो क्या है कि अगर आपको नहीं मिला, 90 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया, पैसा नहीं आया, एनपीए क्लासिफाई कर, तो ये नॉर्मल ही तरीके से चलेगा। और इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स क्या रहते हैं यहाँ पे, तो फॉर द इनकम रिकॉग्निशन, सो एनपीए में क्या होता है कि एक बार आपका अकाउंट एनपीए बन गया, है ना, उस अकाउंट के ऊपर कोई भी इनकम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं होती, रियलाइजेशन बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज होती है। इतना कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। रियलाइजेशन मतलब क्या, पैसा आएगा तो इनकम दिखाओगे, पैसा आएगा तो इनकम दिखाओगे, बट अगर वो अकाउंट से पैसा नहीं आ रहा और वो एनपीए हो गया है तो अक्रूवल बेसिस पे के ऊपर कोई इनकम नहीं दिखाओगे। बट मैम अभी तो आपने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, तो भले ही 90 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड हो जाए वो अकाउंट एनपीए नहीं माना जाएगा, यस, बट इनकम रिकॉग्निशन की पर्पस के लिए उसको एनपीए मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर 90 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया है, आपकी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर वो एनपीए नहीं दिखेगा, बट उसके ऊपर 90 दिन के बाद अक्रूवल बेसिस के ऊपर इनकम रिकॉग्नाइज होना बंद हो जाएगा, रियलाइजेशन बेसिस के ऊपर इनकम रिकॉग्नाइज होगा। और स्टेट गवर्नमेंट के जो गारंटीड एडवांसेस होते हैं उसमें कोई स्पेशल नॉर्म्स नहीं है। तो दिस वाज योर कंसेप्ट।
ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये डिस्कशन आपको किसी भी वैसे हेल्पफुल लगेगी। इसके अलावा अगर आपने बैंक ऑडिट नहीं किया है, एक डीपी की कंप्यूटेशन का कंसेप्ट देख के जाना, एक प्रोविजनिंग मैंने आपको बता दिया, एंड एग्रीकल्चरल एडवांसेस वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था ना, वो कर लेना। और एक अपना लोन एडवांसेस के जो 3 क्वेश्चन बनते हैं ना, एक असर्शन वाला, एक कंट्रोल वाला और एक सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर वाला, अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है बैंक ऑडिट तो इतना करके जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप आके बताओगे पेपर आपका कैसा गया। थैंक यू सो मच।